नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। मॉर्निंग वॉइस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि कानपुर देहात के उसरी गांव में एक महिला के साथ हुई बर्बरता का मामला सामने आया। वायरल वीडियो में महिला पर लात, घूंसे और जूतों से पिटाई की जा रही है और पीड़ित अर्धनग्न दिखाई दे रही है। घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश फिलहाल जारी है। बता दें कि इंडिया वॉइस ने इस घटना को प्रमुखता से दिखाया था, जिससे पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई की। मामला देश भर में सुर्खियों में आया और पुलिस सतर्क हो गई। आपको वीडियो में दिखाई पड़ रही है। इस महिला को राम नरेश आदि ने वहां पर मारा पीटा, जिससे संबंधित एक अभियोग सुसंगत धाराओं में थाना रसूलाबाद में पंजीकृत किया गया है और राम नरेश पुलिस हिरासत में है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर के बिना मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और अभियोजन कानूनी रूप से वैध है। कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए अहम कानूनी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अदालत ने यह भी कहा कि जिस एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होनी थी, वह अब तक दर्ज ही नहीं की गई है। कोर्ट के अनुसार सीबीआई ने अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से परहेज किया है, जबकि ईडी ने बिना एफआईआर के ही ईसीआईआर दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी। अदालत ने इसे कानून के अनुरूप नहीं माना। कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में कहा कि एफआईआर के अभाव में न केवल मनी लॉन्ड्रिंग की जांच बल्कि उससे जुड़ी अभियोजन शिकायत भी बनाए रखना योग्य नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संज्ञान लेना कानूनन अस्वीकार्य है। अदालत ने साफ किया कि उसका यह आदेश आरोपों के मेरिट्स पर आधारित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वह इस चरण पर आरोपों की सच्चाई या झूठ पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है, बल्कि केवल कानूनी प्रक्रिया की वैधता पर फैसला दे रही है। ईडी सूत्रों का कहना है कि कोर्ट ने यह फैसला केवल तकनीकी आधार पर दिया है और मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सूत्रों के अनुसार जैसे ही दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी, उसके बाद ईडी दोबारा चार्जशीट पेश करेगी। ईडी का दावा है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला है। तो नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बड़ी राहत मिली है। एजेएल के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र प्रकाशित हुए। एजेएल के गठन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी, लेकिन इस पर मालिकाना हक कभी भी उनका नहीं रहा, क्योंकि इस कंपनी को 5000 स्वतंत्रता सेनानी सपोर्ट कर रहे थे और वही इसके शेयर होल्डर भी थे। 90 के दशक में ये अखबार घाटे में आने लगे। साल 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अब आपको एक बार बता देते हैं कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस क्या है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल का गठन किया था। इसका उद्देश्य अलग अलग भाषाओं में समाचार पत्रों को प्रकाशित करना था। तब एजेएल के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र प्रकाशित हुए।
भले ही एजेएल के गठन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी, लेकिन इस पर मालिकाना हक कभी भी उनका नहीं रहा, क्योंकि इस कंपनी को 5000 स्वतंत्रता सेनानी सपोर्ट कर रहे थे और वही इसके शेयर होल्डर भी थे। 90 के दशक में ये अखबार घाटे में आने लगी। साल 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज हो गया। तब एजेएल ने समाचार पत्रों का प्रकाशन बंद करने का फैसला किया। अखबारों का प्रकाशन बंद करने के बाद एजेएल प्रॉपर्टी बिजनेस में उतरी। 2012 में बीजेपी नेता वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। तब केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। देश की संसद में बापू और राम के नाम पर जमकर टकराव देखने को मिला है। देश में एक नया कानून आ रहा है, इसको संसद में पेश कर दिया गया है। रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को खत्म करके मोदी सरकार नया कानून विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी सरकार ला रही है। इस बिल का ड्राफ्ट केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन के पटल पर रखा। इस पर जमकर हंगामा भी विपक्ष की तरफ से किया गया। विपक्ष का सवाल था कि गांधी के नाम पर योजना है, इस योजना से गांधी का नाम आखिर क्यों हटाया जा रहा है। फिर जब विधेयक का ड्राफ्ट पेश हुआ तब विपक्ष ने पूछा, जीएसटी के बाद से राज्य कर्ज में डूब गए हैं, अब उन पर 40% का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है, राज्य कैसे इसकी भरपाई कर सकेंगे। इस प्रकार से जो एक विचारधारा इनकी रही है महात्मा गांधी के खिलाफ, जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी को हमारे देश से, हमारी दुनिया से छीनने का काम किया, आज वही विचारधारा है जो उनके नाम को भी मिटाना चाहते हैं। लेकिन ये देश, इस देश की आत्मा में महात्मा गांधी बसे हुए हैं। नाम बदलने की ये कोशिश करते हैं। नाम बेशक अपने दम पर, अपने बल पर ये बदल सकते हो, लेकिन देश की आत्मा से महात्मा गांधी को नहीं मिटा पाएंगे कभी भी। और कांग्रेस पार्टी इसका पूरी तरह से विरोध करती है। मैम, बीजेपी से कहा जा रहा है कि नौटंकी चल रही है, कोई हाथ में पोस्ट कार्ड है, कोई ऊपर चढ़ रहा है। ये नौटंकी कैसे है? नौटंकी क्या है? अगर ये इस तरह से करेंगे तो हमको कुछ भी जमीन पर कहीं भी जो भी करना होगा, सदन में, हर जगह हम इसका विरोध करेंगे और ये तो देश भी विरोध करेगा। हम जनप्रतिनिधि हैं, विपक्ष में। राम जी के नाम पे आपको क्या विरोध है? राम जी के नाम पे किसी को विरोध नहीं है। गांधी जी ने खुद हे राम कहकर अपनी जान दी थी। राम जी के नाम से किसको विरोध हो सकता है? लेकिन महात्मा गांधी को आप मिटाने का प्रयास करते हैं, और वो जो हमारी आजादी की लड़ाई थी, जिसके मुख्य सूत्रधार महात्मा गांधी बने और उनके पीछे करोड़ों करोड़ों असंख्य लोग आगे आए, बलिदान दिए, आज उनके इस बलिदान को आप मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इस लड़ाई में भाजपा या इनके पूर्वज कहीं भी नहीं थे, तो ये अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए महात्मा गांधी का नाम स्कीमों से भी हटाना चाहते हैं। राजनीति और स्कीम इसलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोग, मजदूरों को काम मिलता था। आज की महंगाई में मानदेय कैसे बढ़े और इस स्कीम से किसान को कैसे जोड़ा जाए जिससे किसान को भी लाभ पहुंचे। स्कीम तब अच्छी होती जिससे किसान भी जुड़ जाता। आखिर किसान को भी हाथ चाहिए होते काम अपना पूरा करने के लिए, और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने आंकड़ों में बाजीगरी कर रही हो, क्योंकि आज के ज़माने में कंप्यूटर पे जानकारी हासिल हो जाती है कि स्कीम कितनी चल रही है, कौन बेनिफिशरीज हैं, तो कहो वो मैनिपुलेशन चल रहा हो स्टेट गवर्नमेंट का। तो आप क्या करना चाहते हैं? और मुझे याद है जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री रह करके आया हूं प्रधानमंत्री बनने, तो जो मुख्यमंत्रियों के इश्यूज होते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करेगी स्कीम। और फिर जो मंत्री इस स्कीम को लेके आ रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं,
तो मुख्यमंत्रियों के सामने ये संकट पैदा करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के सामने संकट पैदा करेंगे, और फिर वो लोग इस स्कीम को ला रहे हैं जिनको पता है कि सेंटर और स्टेट में कई बार स्कीम्स को लेकर के और पैसा न आने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान होता है। तो नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। दिल्ली की सरकार अब यूपी की सरकार की नकल कर रही है। सबसे ज्यादा नाम बदलने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो यूपी की सरकार ने। मुझे लगता है अभी तक तो दिल्ली से यूपी वाले सीखते थे, अब यूपी वाले दिल्ली वालों को सिखा रहे हैं। देखिए, यही प्रश्न है। अभी तो आपको पता है कि चर्चा होने वाली है, लेकिन दो तीन चीज़ें। पहली बात यह है कि यह बिल का नाम ही अच्छा नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सारे नियम के नाम एक भाषा में होनी चाहिए, अंग्रेजी में, और उसके वजह से पूरा देश को समझना चाहिए कि लॉ किस विषय का है। तो आपको पता है कि इन्होंने दो भाषा इस्तेमाल की है बिल के नाम पे। महात्मा गांधी जी के नाम को हटा दिया, वो तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि दो भाषा इस्तेमाल करके गारंटी शब्द भी है और रोजगार भी है और आजीविका भी है और बीच में एंड भी है। इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग जी राम जी का शब्द निकालने के लिए ये सब किया है। मेरे ख्याल में ये सीरियस बात नहीं है। और आप भी सोचिए, महात्मा गांधी जी राम राज्य के बारे में बोलते थे, और उनका जो संकल्प था ग्राम स्वराज का, ग्राम स्वराज और राम राज्य उनके मन में एक ही चीज है। मतलब राम राज्य जब तब आएगी जब हमारे देश में ग्राम स्वराज भी हो। तो जब इस किस्म का एक लॉ हो रहा है, हमारे नियम ले आ रहे हैं, तो इसको महात्मा गांधी का नाम हटाना भी ठीक नहीं था, और हटाने के बाद ये दो भाषा करके ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। और उसके बाद ये जी राम जी कहना, देखिए राम का नाम तो हम बहुत बहुत दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकेंगे। आप महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि राम का नाम बदनाम मत करो, यही ये लोग कर दिया है। मेरे ख्याल में उसके दूसरे भी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बेरोजगारी सेंट्रल गवर्नमेंट के तरीके के तरफ से सारे पैसे जाते थे, अब वो कहते हैं कि 40% प्रदेश को देना पड़ेगा, और बहुत प्रदेशों के पास इतना पैसे नहीं है। केरल में जितना खर्च हो रहा है 40% है 2500 करोड़। सरकार तो ब्रोक है, उनके पास है ही नहीं पैसे, तो उसका मतलब होगा कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल में इस लॉ के बारे में ये लोग काफ़ी सोचे नहीं है, और इसके बारे में अच्छी चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। इस पूरी योजना को खत्म करना चाहते हैं। सच्चाई ये है, नाम बदलने का बहाना है। सच्चाई ये है कि ये पूरी योजना खत्म करना चाहते हैं। जो अधिकार दिया था, कानूनी अधिकार रोजगार का, उसको खत्म करना चाहते हैं। और ये गरीब से गरीब जनता के लिए योजना है। कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे गरीब मजदूर मनरेगा का मजदूर है, और उसकी कोई इन्होंने बिल्कुल इसके बारे में ये सोचना नहीं चाह रहे हैं कि कितनी आपत्ति होगी इसके हटाने से। इस योजना को खत्म करना चाह रहे हैं। गांधी जी की तस्वीर लेके चल रही है प्रियंका जी, आप लोग विरोध प्रदर्शन सम्मान नहीं कर रहे गांधी जी, क्योंकि इनको सनक है, नाम बदलने हैं, और नाम बदलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बहुत पूंजी जाती है। ऐसे नहीं है कि नाम बदल दिया, सब विभागों के नाम बदलेंगे, सब जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी। और क्यों? इसलिए महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता है। प्रियंका जी किस लिए बोल रही है? मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। इसको और व्यवस्थित किया जा रहा है। विपक्ष के लोगों की मांग थी, जब कटाई बुआई का समय होता है फसल का, तो उस समय मजदूर की दिक्कत होती है, तो वो 2 महीने का एक्सेप्शन दिया गया है, और बाकी इसको संगठित रूप से रखा गया है। और जिन्होंने प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाई थी, वो आज राम की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी का कितना सम्मान किया, उनके मूल्यों का कितना सम्मान किया। मैं तो एक ही बात कहूंगा, गांधी जी कभी परिवारवाद की बात करते थे क्या? ये बिल्कुल बेबुनियाद है, उसका पूरा स्ट्रक्चर है और विस्तार से कि अब आपको बकायदे आपको बजटरी एलोकेशन किया जाएगा ताकि आप ऐसा काम करिए। बाकी उसका उत्तर मंत्री जी देंगे, लेकिन आज का उनका वॉकआउट बहुत ही बेबुनियाद रहा। अरे भैया, अपनी बात कहना तो सार्थक मुद्दों पर कहो। लगता है उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे।
तो 2005 का मनरेगा कानून अब रद्द होगा। मनरेगा को रिप्लेस करने वाला नया कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। नया रोजगार कानून वीबीजी रामजी ला रही है सरकार। काम के दिनों की संख्या को 100 दिन से बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया गया है। मतलब मनरेगा की जगह अब जी राम जी एआई से धांधली पकड़ी जाएगी। जो इसमें बदलाव किए गए हैं, सरकार क्या कुछ बदलाव करेगी वो भी आपको बता रहे हैं। केंद्र राज्य की संचालन समिति इसके लिए बनाई जाएगी जो इसकी देखरेख करेगी और 4 प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं पर भी काम इस पर होगा। तो नए कानून से क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है एक बार वो आपको बता रहे हैं। निगरानी में पंचायतों की अहम भूमिका भी इस कानून में रहने वाली है। जीपीएस मोबाइल आधारित निगरानी होगी। तो कानून में क्या कुछ फ़ायदा इसमें होने वाले हैं, क्या कुछ बदलाव हैं, तो वहीं रियल टाइम MIS डैशबोर्ड में पूरा ब्यौरा देखा जा सकता है। काम का साप्ताहिक ब्यौरा सार्वजनिक होगा। गांवों में 100 की जगह अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी सरकार यहां पर दे रही है। अब एक बार आपको बता देते हैं कि आखिर मनरेगा स्कीम क्या है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एक इंडियन लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी उपाय है जिसका मकसद काम करने के अधिकार की गारंटी देना है। इसे शुरू में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 यानी नरेगा कहा जाता था। नरेगा को 2005 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने लागू किया था और बाद में 2 अक्टूबर 2009 से नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। इसका मकसद ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी की सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है। इसके लिए हर उस घर को एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिन की गारंटी वाली नौकरी दी जाती है जिसके बड़े सदस्य अपनी मर्जी से अनस्किल्ड मैनुअल लेबर करते हैं। मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े वर्क गारंटी प्रोग्राम में से एक है जिसे 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया था। 2022-23 तक मनरेगा के तहत 15 करोड़ 4 लाख एक्टिव वर्कर हैं। इस योजना का मकसद अधिकारों पर आधारित फ्रेमवर्क के जरिए पुरानी गरीबी की वजहों को दूर करना है। बेनिफिशियरी में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। मनरेगा के डिजाइन का सबसे जरूरी हिस्सा यह है कि यह किसी भी ग्रामीण बड़े व्यक्ति को काम मांगने के 15 दिनों के अंदर काम दिलाने की कानूनी गारंटी देता है और ऐसा न करने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। इन कामों की प्लानिंग और उन्हें लागू करने में पंचायती राज संस्थाओं को अहम भूमिका देकर डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया। यह एक्ट ग्राम सभाओं को किए जाने वाले कामों की सिफारिश करने का अधिकार देता है और कम से कम 50% काम उन्हें ही करने होंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने माघ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब डिप्टी सीएम ने कहा कि 2017 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद लगातार माघ मेले को मिनी कुंभ के रूप में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार में माघ मेला के लिए सिर्फ 30 करोड़ का बजट मिलता था, लेकिन हमारी सरकार ने बजट बढ़ाकर 90 करोड़ रुपए कर दिया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि माघ मेले को सुचारू ढंग से संपन्न कराया जाए। और इसके कारण से चाहे हमारे जितने भी श्रावण सप्ताह में चाहे जितने भी कल्पवासी आवे, चाहे जितने भी तीर्थयात्री आवे, उनके लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो करने में हमें सफलता मिलती है। हमारी प्राथमिकता है मेला सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो, लोग सुरक्षित आए, संगम में डुबकी लगाए और वापस जाने वाले वापस सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचे और
जो कल्पवास करने वाले हैं, वो कल्पवास का भी जो अनुष्ठान है वो अपने योग्यतम ढंग से संपन्न करने का काम करें। यह निर्देश दिया गया है कि जितनी भी संस्थाएं पहले से यहाँ पर लगती रही हैं और विशेष तौर से मेरा क्षेत्र में सेवा करती रही हैं, उनके लिए जो सुविधाएं मिलती रही उसमें कोई कटौती किए बगैर उनको ढंग से अपने संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने में कोई कमी न रहे, इसके लिए भी निर्देश दिया गया है। क्योंकि इस बार बाढ़ का समय अधिक समय तक था, जमीन की थोड़ी समस्या आ रही थी, लेकिन सभी जो हमारे पूज्य साधु संत हैं, अखाड़े हैं, जो हमारे अलग अलग संप्रदाय के संतगण हैं, उन सब से बैठ करके बातचीत करके उसका रास्ता निकाला जा रहा है। अविरल और निर्मल गंगा मैया का प्रवाह भी यह लगातार बना हुआ है। आज यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रयागराज से लेकर के सनमेरपुर तक गंगा जी के उस पार और इस पार पूरा मुक्ति से लेकर के और पूरा आरेल तक, जहाँ कहीं पर भी चाहे स्नान घाट है, चाहे कोई अंत्येष्टि स्थल है, उनका एक विशेष टीम गठित करके उनकी जांच करा लें। कहीं पर भी जो विद्युत सौभाग्य है उनके संचालन में को लेकर के किसी प्रकार की समस्या है उनका समाधान किया जाए, और अतिरिक्त अगर विद्युत सौभाग्य बनाने की आवश्यकता होगी तो वो भी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। हमारा प्रयास है कि स्वच्छता के साथ, दिव्यता के साथ प्रयागराज का यह माघ मेला संपन्न हो। यहाँ के कुंभ मेले की 2025 की चर्चा आज भी दुनिया भर में बनी हुई है, और हमें गर्व है कि एक इतिहास बनाने का काम कुंभ के मेले में हुआ था। और 2019 का कुंभ जब हम याद करते हैं, और उस महाकाल कुंभ के समय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेले की स्वच्छता के लिए समर्पित रहे, हमारे सफाई कर्मी साथी थे, बहन थी, उन सबके चरण धो करके एक संदेश दिया है कि स्वच्छता का काम जो करता है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो इस बार भी स्वच्छता पर हमारा फोकस रहेगा, पर्यावरण की अनुकूलता पर हमारा फोकस रहेगा, सुरक्षा पर हमारा फोकस रहेगा, तीर्थयात्रियों के साथ, प्रवासियों के साथ, संतों के साथ एक अच्छा व्यवहार करने पर हमारा फोकस रहेगा। अभी जो डेटा है, मैं आपको सूचना अधिकारी से कहूंगा कि इसकी ब्रीफ जो नोट बनी हुई है, जैसा आप सब जानते हैं कि पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से प्रारंभ हो रही है, अर्थात कल्पवास उसी दिन से शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 34 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें से 26 पर कुल 84 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं। ये कैडर दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, तेलंगाना स्टेट कमेटी और आंध्र ओडिशा बॉर्डर डिवीजन में सक्रिय थे। मुख्य कैडरों में पांडु पुणे, रुकनी हेमला, देवका उइका, रामलाल पोयम, इन सभी लोगों पर इनाम घोषित था। देवरिया के इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह सुबह आयकर विभाग ने फॉरएवर डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड पर बड़ी छापेमारी की है। आईटी की टीम 10 गाड़ियों में फैक्ट्री पहुंची और मौके पर 8 अधिकारी मौजूद रहे। आयकर विभाग ने फैक्ट्री के कागजात और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। शराब कारोबार और टैक्स चोरी की आशंका के चलते यह कार्रवाई की जा रही है। फैक्ट्री परिसर को सील कर दिया गया है। वहीं गोरखपुर के बड़े व्यापारी से जुड़े होने की जानकारी मिली है। कई घंटों से चल रही जांच के कारण इंडस्ट्रियल एरिया में हड़कंप मचा हुआ है। सहरसा के पतरघट प्रखंड कार्यालय में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी राहुल कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जमीन की दाखिल खारिज के नाम पर आवेदक से 5000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित की शिकायत पर विजिलेंस ने पूरी योजना के तहत जाल बिछाया। शिकायत की पुष्टि होते ही टीम ने कार्रवाई करते हुए रिश्वत की राशि सहित आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में आगे कानूनी कार्रवाई भी फिलहाल की जा रही है। हाँ,
राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्यरत है, उनके द्वारा 5,000 रुपया रिश्वत की मांग की जा रही थी। परिवादी श्री रण बहादुर सिंह जो कि धवौली निवासी है, उनका परिमार्जन का कार्य लंबित रख के मांग की गई थी। परिवादी द्वारा 4 दिसंबर को निगरानी थाना में आवेदन दिया गया और उसका सत्यापन कराया गया थाना के द्वारा, और आज दिनांक 15/12 को रिश्वत लेते हुए नियात राहुल कुमार को कर दिया गया। मुंगेर में नगर विकास और आवास विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में नगर निगम द्वारा शादीपुर में 50 बेड वाला वृद्धजन आश्रय स्थल मंगलवार को उद्घाटित किया गया। नगर आयुक्त शिवांशी दीक्षित, महापौर कुमकुम देवी और उप महापौर खालिद हुसैन ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। आश्रय स्थल बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और सुविधा युक्त आवास, भोजन, स्वास्थ्य जांच, स्वच्छता और मनोरंजन प्रदान करेगा। रसोई की जिम्मेदारी जीविका समूह निभाएगा। महापौर कुमकुम देवी ने इसे सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। रंगपुर में सशस्त्र सीमा बल प्रशिक्षण केंद्र में 28वीं दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विभिन्न राज्यों के 343 प्रशिक्षुओं ने 44 हफ्ते की कठिन प्रशिक्षण पूरी कर देश सेवा की शपथ ली और अब इंडो नेपाल और इंडो भूटान सीमा पर तैनात होंगे। समारोह में प्रशिक्षुओं ने युद्ध कला, बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट और अन्य दक्षताओं का प्रदर्शन किया। एसएसबी हेडक्वार्टर नई दिल्ली के IGMR नाइक ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों को पुरस्कृत किया। आईजी ने कहा कि खुली सीमा के चलते सुरक्षा चुनौतीपूर्ण है और भाईचारे, इंटेलिजेंस के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।